हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, प्रियम्बल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रस्तावना या उद्देशिका जो है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, वो हमें किन किन चीजों के बारे में बताती है, उद्देशिका है क्या, ये सब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो प्रस्तावना है वो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल की गई थी, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, तो उसमें उद्देशिका शामिल की गई थी। और जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही ही आगे जाकर उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका बना। तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसका ओरिजिन कहां से है? उद्देश्य प्रस्ताव से है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और यही बाद में जाके भारत के संविधान की उद्देशिका बना। जो उद्देशिका या प्रियम्बल है वो गैर न्यायिक है, इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसके लिए केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसमें जो चीजें हैं उनको लागू करने के लिए न्यायालय में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, तो ये गैर न्यायिक है। और उद्देशिका है वह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो उद्देशिका के बारे में ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। तो उद्देशिका विधायिका है, उसकी शक्ति का स्रोत भी नहीं है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का एक तरह से सार है। संविधान में जो भी चीजें हैं उनका सार उद्देशिका में दिया गया है। तो ये पूरी उद्देशिका है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि राज्य की प्रकृति, भारत की प्रकृति क्या है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें न्याय के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में उद्देशिका में बात की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है इसमें? विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और ब्रैकेट में जो दी हुई है ये हिंदू कैलेंडर की तिथि है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। कौन सी तिथि है ये? महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष और शुक्ला सप्तमी, मार्गशीर्ष की शुक्ला सप्तमी, संवत है 2006 विक्रमी। तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसमें ये सारी चीजें बताई गई है। उद्देशिका से संबंधित कुछ कथन है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो N.A. पालकीवाला है, उन्होंने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और दूसरे मेंबर हैं एक संविधान सभा के K.M. मुंशी, उन्होंने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल बताया है। और एक ब्रिटेन के विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान का कुंजी नोट है। और अर्नेस्ट बार्कर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में लिखी गई थी। तो अर्नेस्ट बार्कर को जो उद्देशिका है वो इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है उसके शुरुआत में इसका उल्लेख किया है।
अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। उसकी शुरुआत में भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसका उल्लेख किया गया है। जो उद्देशिका है वो हमें मूल रूप से 4 चीजों के बारे में बताती है। तो उद्देशिका के 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं, किन किन बातों के बारे में उद्देशिका हमें बताती है। तो पहला उद्देशिका बताती है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो जो संविधान के अधिकार का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग। तो अधिकार जो संविधान है उसके अधिकार का स्रोत है भारत के लोग। दूसरी चीज, ये भारत की प्रकृति के बारे में बताती है। भारत एक कैसा राष्ट्र है, कैसा राज्य है। तो भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। तो इसका ऑर्डर भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान में रख लेना। भारत संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। तो ये भारत की प्रकृति के बारे में बताती है। और तीसरा है संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है। भारत का संविधान है उसका उद्देश्य क्या है। तो संविधान के 4 उद्देश्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को प्राप्त करना। ये भारत के संविधान के 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को प्राप्त करना। और जो चौथी चीज उद्देशिका हमें बताती है वो ये है संविधान के लागू होने की तिथि, कि संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 और हिंदू कैलेंडर की तिथि है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब जो संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, 4 उद्देश्य बताए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह की न्याय को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीनों तरह की न्याय संविधान की उद्देशिका में शामिल है। उसके अलावा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में किस किस को शामिल किया गया है? तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को उद्देशिका में शामिल किया गया है। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना। ये 5 तरह की स्वतंत्रता है, उसके बारे में उद्देशिका में बात की गई है। और जो समता है, तो समता कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये 2 समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, इनके बारे में उद्देशिका में बात की गई है। और बंधुत्व का मतलब है कि सभी देशवासी आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। तो इन 4 चीजों के बारे में जो उद्देशिका है वो हमें बताती है। अब उद्देशिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनका अर्थ है, उनके बारे में एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन शब्दों के अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला शब्द है कि संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ये अपनी आंतरिक और बाह्य जो भी नीतियां हैं, जो भी डिसीजन लेता है आंतरिक और बाह्य मोर्चों पर, तो उनमें भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों की निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, बिना किसी के दबाव के, और अपने हिसाब से भारत उसमें डिसीजन लेता है। तो ये हो गया संप्रभुता का अर्थ। दूसरा है समाजवादी। ये जो समाजवादी है, जो भारत की संविधान की उद्देशिका में जिस समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद, न कि जो साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है कि उसमें जो संपत्ति और जो उत्पादन के साधन वगैरह हैं उस पर राज्य का नियंत्रण रहता है और जो निजी संपत्ति का उसमें उन्मूलन कर दिया जाता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये उससे अलग है। तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं, जबकि साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र वहां पर अस्तित्व में नहीं रहता है। जबकि हमारी जो उद्देशिका में संविधान में जिस समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है वो मार्क्सवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है, और उसका गांधीवादी समाजवाद की तरफ झुकाव है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करती है उद्देशिका। तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो ये सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है।
सकारात्मक का मतलब ये है कि सरकार ने धर्म को राज्य से अलग नहीं किया है। सरकार के लिए, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। नकारात्मक जो पंथ निरपेक्षता होती है उसमें क्या होता है कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं। राज्य किसी भी कोई भी धर्म है उसको समर्थन प्रदान नहीं करता है, जबकि इसमें जो भारत के संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता की बात की गई है उसमें सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष का अर्थ। उसके बाद में है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है। मतलब राज्य और सरकार के जो मुखिया हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे राज्य का प्रमुख होता है अपने यहाँ राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। और जो सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री, तो उनका निर्वाचन भी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अपने बीच से किया जाता है। तो ये लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है और इसमें प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। मतलब पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्रों में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, और वहां से जनता हर निर्वाचन क्षेत्र से अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजती है जो आगे सरकार का गठन करते हैं और देश की सरकार चलाते हैं। तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तीनों शामिल है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो ये हुआ लोकतांत्रिक का अर्थ। नेक्स्ट है गणतंत्र। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राज्य का प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, उसका निर्वाचन होगा। तो ये हो गया गणतंत्र। और यहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता है वो लोगों के हाथों में होती है। राज्य और सरकार दोनों के जो मुखिया हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में होती है और यहाँ किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है गणतंत्र में। तो ये हो गया गणतंत्र का अर्थ। और न्याय, तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह की न्याय को शामिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह की न्याय इसमें शामिल है। इसके बाद है स्वतंत्रता। तो लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति है और व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। तो लोगों पर अनावश्यक रूप से जो रोक टोक है उसकी अनुपस्थिति है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अर्थ। समता, तो समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करना। ये हो गया समता। समाज में जो सभी वर्ग है समान है, किसी भी वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये समता का अर्थ हो गया। और बंधुत्व का अर्थ आप सब जानते हैं कि भाईचारे की भावना। तो ये जो शब्द उद्देशिका में दिए गए हैं इनका अर्थ हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बारे में क्वेश्चन में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है या नहीं। तो उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के 2 निर्णय हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में अपना निर्णय दिया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। 1960 के बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद में 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका है उसको संविधान का भाग स्वीकार कर लिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। और इसके अलावा जब संविधान सभा में बहस चल रही थी संविधान पर, तो उसमें भी संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया था। तो अब वर्तमान में स्थिति ये है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का एक पार्ट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के बाद में जो उद्देशिका है वो संविधान का एक भाग है। अंत में हम देखेंगे कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो जब उद्देशिका को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान का भाग डिक्लेयर कर दिया गया,
तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में निर्णय दिया कि जो उद्देशिका है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन उसमें किया जा सकता है, लेकिन जो उद्देशिका में निहित मूल विशेषताएं या जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, उसकी जो मूल विशेषताएं हैं उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। संशोधन तो हो सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है, उसकी जो मूल विशेषताएं हैं उनको नहीं बदला जा सकता। तो एक तरह से एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो उसकी मूल विशेषताएं हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको संशोधित कर सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना हो आपको तो आप उसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद में इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में या उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, उसमें उसके अंतर्गत उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जो उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो उसमें जो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं ये दोनों 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। और उसके बाद में जो राष्ट्र की एकता थी उसको राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, इसमें अखंडता और जोड़ दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, लेकिन उसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।